सभी को मेरा नमस्कार। आचार्य धन्वंतरी के चरण वंदना करते हुए इस व्याख्यान की हम शुरुआत करते हैं। और व्याख्यान की शुरुआत करने से पूर्व मैं आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आज के स्पीकर है डॉक्टर अपर्णा दिलीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कौमार वृत्य, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकुला, हरियाणा से है। और आपने अपने बीएमएस की पढ़ाई मन्नम्मा आयुर्वेद कोऑपरेटिव मेडिकल कॉलेज केरला से 2018 में की। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कौमार वृत्य डिपार्टमेंट में इमिनेंट आयुर्वेदा फैकल्टीज डॉक्टर महापात्रा अरुण जी और डॉक्टर राजगोपाल एस एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फ्रॉम 2018 टू 2021 में आपने अपना PG post graduation complete किया. After completing the post graduation, you have served as a assistant professor at SGT University, Gurugram, Haryana for the 5 months, and in 2022 you have commenced your PhD at the All India Institute of Ayurveda, New Delhi. During the second year of the PhD, you are appointed as assistant professor in the डिपार्टमेंट ऑफ द कौमार वृत्य एट द NIA पंचकुला। एंड आपकी जो मैं CV देख रही थी उसमें मैं देख रही थी 10th 12th दोनों में आपके 92% है, यानी बहुत अच्छी आप तेजस्वी और प्रतिभावान छात्रा रही। और इसके साथ साथ आपने आर्टिकल्स भी लिखे हैं जो भी पीयर रिव्यूड जर्नल्स नेशनल और इंटरनेशनल में अच्छे UGC केयर जर्नल्स में वो अपना स्थान बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ आपने एज अ बेस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन अवार्ड्स आपको 2 बार मिला है और पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी आपको मिला हुआ है। इसके साथ साथ मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि एज अ रनर अप पोजीशन नेशनल लेवल आयुर्वेदा PG थीसिस प्रेजेंटेशन कंपटीशन for the Dr. C.R. Agnivesh Memorial Award, and you have earned the best paper award in the international journal, वो भी आपको साथ में मिला हुआ है। तो मैं देख रही थी कि बहुत अच्छे। और इसके साथ मैं आपके पेपर्स के बारे में भी बताना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स को कि कोविड के बारे में डिफरेंट एस्पेक्ट को लेते हुए डॉक्टर साहब ने अच्छे जर्नल में वो सारे उन्होंने काम किए हैं और वो लेख भी प्रकाशित हुए हैं जो आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में डॉक्टर अपर्णा जी के नाम से आप उसको आगे डिटेल में कोविड के ऊपर पढ़ भी सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब ने अपने टॉपिक को लेके एक सेकंड लेक्चर भी अभी हमारी बात हुई है, तो मैं इन शॉर्ट टाइम आई विल अरेंज द सेकंड लेक्चर ऑल्सो। और आज हम पहले लेक्चर के लिए पार्ट 1 के लिए अप्रोच टू एब्डोमिनल पेन इन पीडियाट्रिक्स को मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर अपर्णा जी आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू। हेलो डॉक्टर अपर्णा। हेलो। हेलो जी जी हाँ जी बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। So thank you ma'am, thank you for your kind introduction. So namaste all, myself Dr. Aparna Dilip, assistant professor department of Kamar Vidya NIA Panchkula. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं the approach to abdominal pain in pediatrics, है ना। So abdominal pain एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है जब हम एक OPD में बैठते हैं। अबाउट डेली एक 5 to 10% जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें से बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है एब्डोमिनल पेन। तो यूजुअली जब बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो जाते हैं या फिर हम जब एक पेरेंट को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेकर आया है जिसका बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल पेन है, तो हम भी बहुत हरी बरी में रहते हैं और हमारा एक कंक्लूसिव एक डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट ऑफ द एब्डोमिनल पेन भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो इसी कारण की वजह से आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल पेन।
in pediatrics. So abdominal pain is a kind of discomfort felt in the abdomen, और ये बहुत ही crucial symptom है जो बहुत ही सारे multi-factor diseases, infections, inflammations, organ का dysfunction, structural abnormalities, इन सारी चीज को वो reflect करता है, क्योंकि बहुत सारी एथियोलॉजीज हैं और इनकी सीवियरिटी भी बहुत ज्यादा होने की पोटेंशियल्स हैं। इसकी वजह से एब्डोमिनल पेन को हमें थोड़ा सा अच्छी तरह से अटेंशन देना है, प्रॉपरली इवैल्यूएट करना है, और ये सारी चीजें अगर हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच में करेंगे तो वी कैन कम टू अ गुड डायग्नोसिस एज वेल एज अ गुड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमने पहले जैसे बताया था 5 to 10% जो हमारे पीडियाट्रिक विजिट्स होते हैं उनका कॉमन कंप्लेंट होता है एब्डोमिनल पेन। सो पहले हम एक बेसिक चीज को हम समझते हैं। सो एब्डोमिनल पेन हम लोग यूजुअली कहते हैं एब्डोमिनल पेन आर ऑफ 2 टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। एब्डोमिनल पेन को हम 2 टाइप तक डिवाइड करेंगे, एज विसरल पेन एंड एज पैराइटल पेन। तो थोड़ा सा हम एनाटॉमी में जाते हैं। तो विसरल क्या चीज है? एक सरफेस है जो सारी ऑर्गन्स को, जो हमारे एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स को कवर करता है ना। द इंटेस्टाइनल मसल्स हो गया, हॉलो ऑर्गन्स हो गए, जो भी मेसेंट्री है, इन सारी चीज को जो कवर करता है वो है हमारा विसरल रीजन। ऐसे अगर हम देखें तो पैराइटल रीजन जो होता है वो एब्डोमेन का जो पूरा सरफेस है, एंटीरियरली एब्डोमेन को कवर करते करते, साइड से कवर करते करते, पीछे को जो कवर करता है उसे हम लोग पैराइटल सरफेस बोलते हैं। तो देयर आर 2 different areas of the abdomen, visceral surface as well as the parietal surface। और इसी चीज का हम लोग देखेंगे, there are 2 types of pain, visceral pain as well as a parietal pain। सो विसरल पेन, जो भी पेन किसी ऑर्गन रिलेटेड, जैसे हमारा स्टमक हो गया, पैनक्रियास हो गए, है ना, जो भी ऑर्गन्स विद इन द एब्डोमेन है, उनसे जो पेन अराइज होता है उसे जो वो पेन को सेंस करने वाले जो फाइबर्स होते हैं, जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, उन्हें हम अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स बोलते हैं। ये क्या करता है? ये स्पाइनल कॉर्ड को बाइलैटरली एंटर करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी इनोवेशंस फ्रॉम द ऑर्गन्स विद इन द विसरा जो आता है वो स्पाइनल कॉर्ड में आकर वो बाइलैटरली एंटर करता है, एंड देन इट इज सेंस्ड एज अ पेन, है ना। वो ब्रेन को मैसेज देता है और वहां से एब्डोमिनल पेन होता है। अब इस पेन की स्पेशलिटी क्या है कि ये पेन बहुत डल होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज हमें समझ में नहीं आने वाली। तो विसरल से जो भी पेन अराइज होता है, क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड को बायलैटरली एंटर करता है, उसे हम परसीव करते हैं, या फिर उसे एक बच्चा परसीव करता है जो बहुत ही डल होता है। कि पेन बहुत ही ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, और इस पेन को स्टिमुलेट करने के लिए जो मेन चीजें होती हैं, एक है कंट्रैक्शन, स्ट्रेच, टेंशन या इशीमिया, है ना। तो एक कंट्रैक्शन हुआ, स्ट्रेच हुआ, टेंशन या फिर इशीमिया। कंट्रैक्शन कैसे होंगे? जब भी एक ऑर्गन या फिर कोई मसल में इंफेक्शन, टॉक्सिन, अल्सरेशन, इन्फ्लेमेशन ऐसी चीजें होती हैं, तब जाकर वहां पे कंट्रैक्शन होता है। स्ट्रेच जैसे कोई ऑर्गन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वहां पे एक स्ट्रेच होगा। टेंशन, जैसे एक कैप्सूल में कुछ ऐसे फाइब्रोसिस जैसे कंडीशंस होगी तो वहां पे टेंशन इंक्रीज हो गया। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, इस चीजों से स्टिमुलेट होता है हमारा सी फाइबर्स जो हमारे विसरा से आते हैं, एंड इट इज परसीव्ड बाय द पेशेंट एज अ डल पेन। उसे पता नहीं चलता कि पेट में दर्द है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिकली वो बता नहीं पाता कि किस रीजन ऑफ द पेट में उसको दर्द हो रहा है। ऐसे ही हम देखेंगे पैराइटल पेन। अब पैराइटल पेन कैसे परसीव होता है? हमने पहले बोला था कि सी फाइबर्स वहां पे होते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा डेल्टा फाइबर्स। ये डेल्टा फाइबर्स क्या करते हैं, ये एक स्पेसिफिक डोर्सल रूट ऑफ द गैंग्लिया, जैसे हम दे सकते हैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूट ऑफ द गैंग्लिया में ये इनोवेट होता है, और इसी वजह से जो पेन पेशेंट को होता है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, और अगर पेशेंट खांस रहा है या फिर थोड़ा बहुत यहाँ वहां मूवमेंट कर रहा है तो ये पेन बहुत ही ज्यादा एक्सैजरेट होता है ना। तो हमने देखा कि विसरल पेन है और पैराइटल पेन है, और विसरल पेन जो पेशेंट परसीव करता है वो डल होता है और ग्रेजुअली ऑनसेट होता है, व्हेयरएज द पैराइटल पेन जो होता है वो बहुत ही शार्प और बहुत ही इंटेंस होता है।
और पेशेंट को अगर हम देखेंगे तो पेशेंट बहुत ही कम मूव करेगा। अगर हम उस पेशेंट को अगर खांसने के लिए बोलेंगे तो वो पेशेंट को पेन थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना। अब ये वाला जो पेन है, ये जो पैराइटल पेन है, ये एक हार्मफुल इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। कहीं ना कोई इरिटेशन हो रही है इन द पैराइटल पेरिटोनियम, दैट दिस पेन इज बीन अराइज्ड। तो जो हमारा विसरल पेन है, इसे हम लोग थोड़ा डिवाइड करके देखेंगे। इसे हम समझने के लिए हम पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमारे एब्डोमेन को 9 क्वाड्रेंट्स नहीं मानेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट अप्रोच देखते हैं। यहाँ पे हम बस 3 क्वाड्रेंट्स देखेंगे, 1 2 3। तो 1 कौन सा रीजन हुआ, हमें जैसे मालूम है, 1 इज द एपिगैस्ट्रियम, 2 इज द umbilical region, and 3rd is the hypogastrium। तो एपिगैस्ट्रियम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो भी हमारा थोरैक्स है, जो भी हमारा चेस्ट का रीजन है, थोरैक्स हुआ, स्टमक हुआ, डियोडनम, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में आएगा। अम्बिलिकल रीजन में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो सीकम, ये वाला पार्ट हमारा पेरी अम्बिलिकल रीजन में होगा। और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, द पेल्विक ऑर्गन्स और द यूरिनरी सिस्टम, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह आता है। तो हम विसरल पेन को देखने के लिए हम बस 3 क्वाड्रेंट्स नहीं, 3 स्पेस को देखेंगे कि पेशेंट एक डल्ली हमें कहाँ बताता है कि शायद यहाँ पे हो सकता है। पेशेंट स्पेसिफाई नहीं कर सकता, कोई इस रीजन में अगर पेन बताता है तो हम इसे 3 क्वाड्रेंट करके डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखेंगे पैराइटल में हमने क्वाड्रेंट को, जैसे हमने ऊपर 3 सरफेस माने थे, यहाँ पे हम 4 क्वाड्रेंट देखेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर, लोअर, राइट लोअर एंड लेफ्ट लोअर, है ना। तो पहले देखते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है। राइट साइड हमने बोला जो भी हमारा थोरैक्स रिलेटेड है, जैसे प्लूरेसी हो गई या फिर न्यूमोनिया हो गया, इनके वजह से न्यूमोनिया इन द लोअर लोब ऑफ द लंग अगर है तो इसके वजह से पेन हो सकता है। अगर डायफ्राम में कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल सब डायफ्रामेटिक एब्सेस हुआ है, लिवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, पेरी हेपेटाइटिस हो गया, ऐसी कंडीशन, या फिर हमारे गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ही एक्यूट है, कॉलेसिस्टाइटिस हो गया, या फिर कॉलन में एनी काइंड ऑफ परफोरेशन, कुछ ऐसी कॉलन में प्रॉब्लम होती है जैसे कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स होगी, या फिर ट्यूमर हो गया, या फिर एनी काइंड ऑफ मास इन द कॉलम कैन कॉज द पेन इन द अपर राइट क्वाड्रेंट। ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी देखेंगे, लेफ्ट साइड में भी देखेंगे, तो मेन चीज जो कॉमन है वो है हमारी प्लूरेसी या फिर हमारा न्यूमोनिया हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे हम स्प्लेनिक रप्चर देख सकते हैं, पैनक्रियाटिस में अगर कोई प्रॉब्लम है, परफोरेटेड डियोडनल अल्सर, बिकॉज दिस इज द एरिया वेयर इट इज रेफर्ड, तो वहां पे हम डियोडनल अल्सर देख लिया। सिग्मोइड कॉलन में कोई डाइवर्टिकुलाइटिस हो गई, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेशेंट का आयोटिक एन्यूरिज्म हो गया है, आयोटिक जो वेसल होता है वहां पे लीकिंग हो गया है, तो दैट कैन ऑल्सो क्रिएट अ पेन इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही कंसिडर करेंगे हम लोग लोअर राइट क्वाड्रेंट, तो द मोस्ट कॉमन इज अपेंडिसाइटिस, क्रॉन्स डिजीज और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ऐसा नहीं है कि हम पीडियाट्रिक पेशेंट देख रहे हैं तो वहां पे हम प्रेगनेंसी को रूल आउट नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ पेशेंट हु इज अ फीमेल, अगर वो अपने पोस्ट प्यूबर्टल पीरियड में हमारे पास आती है तो इंडिया जैसे कंडीशंस में हमें जरूर हमें देखना है कि वहां पे प्रेगनेंसी है या नहीं, क्योंकि इट इज वेरी अभी तो बहुत कॉमन एक चीज जो पाई जाती है कि पोस्ट प्यूबर्टल पीरियड में कभी भी मे बी ड्यू टू सम सेक्सुअल अब्यूज या ऐसी कोई रीजन की वजह से प्रेगनेंसी कैन ऑकर। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन का टॉर्शन हो गया या फिर कोई एब्सेस हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो गई, या फिर सीकम में कोई डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया, एज मेंशन बिफोर, परफोरेटेड कॉलन हो गया, इंग्वाइनल हेर्निया जिसमें अल्सरेशन हो गया, या फिर मैकल्स डाइवर्टिकुलाइटिस एज अ कॉज फॉर पेन इन द लेफ्ट राइट क्वाड्रेंट। ऐसे ही हम लोग लेफ्ट में देखेंगे तो वहां पे भी हमारा डाइवर्टिकुलाइटिस हो गया,
PID हो गया, pelvic inflammatory diseases, ectopic pregnancy हो गया, ovarian related torsion abscess, perforated sigmoid cancer या फिर inguinal hernia वहां पे भी हो, इसमें भी लेफ्ट साइड को हो सकता है। इन दोनों में एक और चीज आ सकती है, अगर मेल पेशेंट है तो वहां टेस्टिस का टॉर्शन की वजह से भी इस साइड को पेन रेफर हो सकता है। ओके, तो हमने देख लिया देयर आर टू काइंड ऑफ पेन, दैट इज विसरल पेन एंड पैराइटल पेन। अब हम देखेंगे एब्डोमिनल पेन को, अगर हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो उसे हमें कैसे देखना है, ये है मेन चीज। हमारा एम रहेगा वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, इसे हमें डिसाइड करना है। और दूसरा हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो एम है वो ये है कि यहाँ पे सर्जिकल कंडीशन तो नहीं है, या फिर हम इसे ओपीडी में मैनेज कर सकते हैं या नहीं। एक्यूट और क्रॉनिक को डिसाइड करने के लिए हमें बस एक चीज देखनी है कि वो 12 वीक से ज्यादा है या 12 वीक से कम है। अगर 12 वीक से कम है तो उसे हम एक्यूट मानेंगे। फ्रॉम एनी आवर टू 12 वीक्स इट कैन बी एक्यूट एंड आफ्टर 12 वीक इट कैन बी क्रॉनिक। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर हमारे पास पेशेंट आया जिसका बहुत ही एक्यूट पेन है एंड द पेशेंट नीड्स अ सर्जिकल करेक्शन, वहां पे अगर हमने अपनी दवाइयां देखकर अगर उसे डिले किया तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग केस हो सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट इज द पेन सर्जिकल, इज एब्डोमेन सर्जिकली वहां पे नीड है या नहीं, या फिर इजिली अगर हम उसे ओपीडी बेसिस में मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ये हमारा एम हुआ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री में क्या है, हमें ऑनसेट, लोकेशन, एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, कैरेक्टर ऑफ पेन, जीआई सिम्टम्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, इतना हम देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग जब हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, इट इज एन इंटरोगेशन एंड इट इज नेवर अ फिजिकल एग्जामिनेशन। मोस्टली क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आता है और बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर्स को एक हरी बरी रहती है, दे ऑलवेज ट्राई टू हरी अप द प्रोसेस, कि कैसे भी करके उसे पेरेंट्स को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देने के लिए हम लोग जल्दी से एग्जामिन करके दवाइयां लिख देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमें बच्चे को जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं तब हमें पेशेंट को नहीं छूना है, हमें उसका फिजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे बच्चों का कपड़ा नहीं उतारना है। लेट देम बी इन कंफर्ट पोजीशन, अगर वो मदर के हाथ में है तो वहां रहने दीजिए, अगर वो कहीं पे बैठा हुआ है तो लेट देम सिट एंड लेट अस टेक द हिस्ट्री प्रॉपरली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जिस चीज को हम थोड़ा मिस कर देते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हिस्ट्री टॉकिंग में हमें बहुत सारी चीजें आती हैं। देखिए, अगर एक बच्चा, अगर वो ही हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, सो लेट अस टेक अ हिस्ट्री फ्रॉम इट। अगर उसकी विलिंगनेस है कि वो कम्युनिकेट कर पाता है तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट। अगर पेरेंट अच्छी तरह से स्किलफुली पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे हाथ से मिस हो सकता है लेकिन पेरेंट्स के हाथ से मिस नहीं हो सकता है। जब भी हम बच्चों से जो बात कर सकते हैं, अगर वो अपनी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो लेट अस आस्क सम ओपन एंडेड क्वेश्चंस अदर देन लीडिंग क्वेश्चंस। जैसे बच्चे से हम अगर पूछ रहे हैं, अगर हमें एनोरेक्सिया के बारे में पूछना है तो हम बच्चों से ये नहीं पूछेंगे कि बच्चा क्या तुम्हें भूख लग रही है या नहीं। इससे अच्छा है हम बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि तुमने आज खाना खाया है या नहीं, ब्रेकफास्ट किया है या नहीं, लंच किया है या नहीं। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम इसे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेट द चाइल्ड सिट in parents arm, let him play, let the child be comfortably seated wherever he is sitting। कभी भी हमें चीजों को स्पीड अप करने का जो हमारा अर्ज होता है उसे हमेशा हमें रेसिस्ट कर रखना है। हमें कभी भी एग्जामिन नहीं करना है और सारी चीजों को बहुत जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। लेट अस टेक द हिस्ट्री प्रॉपरली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द ऑनसेट। तो हमने पहले देख लिया था कि एक्यूट है या क्रॉनिक। अगर पेन 12 वीक से कम है तो वो एक्यूट है, और अगर 12 वीक से ज्यादा है तो वो क्रॉनिक है। और वो पेन अगर एक्यूट है और वो अगर 6 आवर्स से कम है तो यहाँ पे हमें ज्यादा स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलने वाली। वी नीड टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, है ना, ऑब्जर्वेशन में रखना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ही सीवियर पेन है तो लेट्स एडमिट द चाइल्ड एंड लेट्स ऑब्जर्व द चाइल्ड, है ना। और 6 आवर्स से 48 आवर्स, अगर 2 दिन के अंदर का ही पेन है
तब जाकर वहां पे हम मेडिकल इंटरवेंशन दें या फिर उसे ऑब्जर्व करें, ये सबसे अच्छा टाइम रहेगा। तो अ पेन दैट इज acute and which is less than 6 hours is will not give us a specific finding. All we need to do is observe properly. अब ऑनसेट में एक और चीज है कि टाइमिंग क्या है, वो जो टाइमिंग ऑफ द पेन कैसे कैसे हो रहा है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेलिंग करें, है ना। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमने देखा वी डू नॉट नीड टू डू द एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमने पेशेंट को अच्छी तरह से रखकर फिर हमने पूछा है हिस्ट्री में कि ऑनसेट कैसा है। अब दैट नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। अब लोकेशन में बताने से पहले एक और कंसेप्ट याद दिला सकते हैं। जो हमारी विसरा है, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स है विद इन द एब्डोमेन, उन्हें हम 3 करके डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रापेरिटोनियल, मेसोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल वो सारी चीजें हैं जैसे स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, जिजुनम, इलियम, सीकम, ट्रांसवर्स कॉलन, अपेंडिक्स, सिग्मोइड कॉलन और अपर रेक्टम, ये सारी चीजें हमारी इंट्रापेरिटोनियल हो गई। मेसोपेरिटोनियल हो गया हमारा साइड में वाला गॉल ब्लैडर हो गया, लिवर, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलन, और जो मिडल रेक्टम है यूरिनरी ब्लैडर विच इज फुल कम्स अंडर द मेसोपेरिटोनियल विसरा। वैसे ही रेट्रोपेरिटोनियल विसरास में आता है डियोडनम, पैनक्रियास, किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड, क्यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। तो लेट अस थोड़ा सा हम एक और बात देखेंगे कि रेट्रोपेरिटोनियल में कौन कौन सा आता है। डियोडनम, पैनक्रियास, किडनी, सुप्रारेनल ग्लैंड्स, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा एम्प्टी है, अगर फुल आता है तो मेसो में आएगा, अगर एम्प्टी है तो वो रेट्रोपेरिटोनियल में आएगा। ओके, तो हमने पहले क्या देखा था, हमने ऑनसेट देखा था। अब हम देखेंगे कि लोकेशन। तो पेशेंट से हमने पूछ लिया कि ऑनसेट कहाँ था। अब हमें पूछना है कि वो जो ऑनसेट का पेन था वो कहीं और चेंज तो नहीं हो रहा। उसने पहले बताया कि राइट क्वार्टर में है, उसने फिर बोला कि लेफ्ट क्वार्टर में है, फिर बोला कि पेरियम्बिकल रीजन में है। तो ऐसे यानी कोई चेंजेस तो नहीं बता रहा है पेशेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज इज कि जो हमारा इंट्रापेरिटोनियल विसरास था, जो हमने बोला था कि स्टोमक का आता है, सीकम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के रीजन्स होते हैं, वहां के साइड का अगर पेन है ना, अगर वो वाले रीजन में पेन है तो वो पेन मोस्टली पेरियम्बिकल रीजन में होगा, है ना। तो अ पेन विच इज इन द पेरियम्बिकल रीजन विल बी मोस्टली ड्यू टू द इंट्रापेरिटोनियल विसरल पेन, और वो थोड़ा डीप होगा। अब बहुत सारे डिजीजेस ऑफ द एब्डोमेन के बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ पे पेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस का बहुत कॉमन चीज हमें जो मालूम है वो है कि मैकबर्नी पॉइंट और रोसिंग साइनस का पॉजिटिव होता है। मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, राइट साइड की लोअर क्वाड्रेंट में एंटीरियर सुपीरियर इलिया स्पाइन से अगर हम अम्बिलिकस तक वाला डिस्टेंस देखें और 1/3 डिस्टेंस में अगर हम वहां पे थोड़ा प्रेस करके देखेंगे तो पेन एलिसिट होगा। नहीं तो इसी जगह पे हम अगर राइट हैंड साइड में अगर हम पैल्पेट करेंगे तो पेन हो रहा है, तो दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग एपेंडिसाइटिस। लेकिन अगर वो एपेंडिसाइटिस स्प्रेड हो गया है, वो पेरिटोनियम में फुल्ली अगर वो फैल चुका है, देयर इज एन एक्सटेंसिव इन्फ्लेमेशन ड्यू टू एपेंडिसाइटिस, तो वो वाला पेन बहुत डिफ्यूज होगा। ऐसे मैकबर्नी पॉइंट में ही पेन नहीं रहेगा, वो बहुत ही डिफ्यूज होगा, और ये हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मीन्स हम इस चीज से हमें थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, पेरिटोनाइटिस या फिर एपेंडिसाइटिस का थोड़ा सा हमें डाउट हो सकता है। ऐसे ही अगर पेन किसी ऑर्गन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, जैसे द पेन विच इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरेटर हो गया, या फिर कोई हमारे कॉलन के अंदर ही कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो वहां पे पेन तो वहां पे रहेगा ही, उसके साथ वो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा टू द इनर्वेशन। वहां पे जो भी इनर्वेशंस होंगे और वो कहीं और पे गए हैं तो वहां पे वो पेन रेडिएट करेगा। इन केस अगर पेन माइग्रेटरी है, फ्लीटिंग है, पेशेंट बोल रहा है कि यहाँ है वहां पे, ऐसे ऐसे कर अगर पेशेंट बोल रहा है तो वो उतना सीरियस नहीं है, मीन्स बहुत ही एक्यूट या फिर आइटिस वाला कंडीशन नहीं है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन से वो ठीक हो सकता है। तो ये है द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लोकेशन, एंड इससे पहले हमने जो पढ़ा था ऑनसेट। अब लोकेशन का एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफर्ड पेन एंड रेडिएटिंग पेन। तो रेफर्ड पेन क्या है, पेन एब्डोमेन में था
नहीं, पेन एब्डोमेन में फील हुआ लेकिन वो कहीं और से आकर रेफर होकर हमारे एब्डोमेन में आया है ना। तो कहीं और कहाँ कहाँ हो सकते हैं? द रीजन्स फ्रॉम विच द पेन कैन बी रेफर्ड टू द एब्डोमेन, वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पेन एंड इंट्रा एब्डोमिनल। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ओरिजिन्स क्या क्या हो सकते हैं? थोरैक्स, थोरैक्स में सबसे कॉमन जो हमने सीखा था वो है निमोनिया। स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है तो वो पेन कैन बी रेफर टू द एब्डोमेन। हिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीडियाट्रिक में अगर हमारे पास एक मेल पेशेंट आ रहा है एंड द पेशेंट का एज अगर 10 से 14 साल के अंदर या फिर बिलो 10 इयर्स वाले बच्चे हैं और अगर उनका एब्डोमेन पेन है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट द ऑल द कंडीशन रिलेटेड टू द हिप। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होता है इन लड़कों में जो हमारे ओपीडीज में आते हैं, उनका होता है पर्ट्स डिजीज या फिर अवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर ऑफ द हेड। ऐसी कंडीशन में हिप जॉइंट देखे बिना अगर हम बस एब्डोमिनल पेन को देखेंगे तो दैट इज नॉट द करेक्ट डायग्नोसिस। एब्डोमिनल पेन है, अगर वो मेल पेशेंट है तो हिप का सारा एग्जामिनेशन अगर हम करके देखेंगे और उसमें चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि हमें वहां पे पर्ट्स डिजीज जैसे ऑकरेंस हमें मिले। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें हिप का रेफर्ड पेन एब्डोमेन में आना बहुत कॉमन है इन बॉयज। ऐसे ही पेल्विस में कोई प्रॉब्लम हो, पेल्विस रिलेटेड जैसे हमने बोला था ओवेरियन टॉर्शन हो गया या फिर जो हमारे टेस्टिस टॉर्शन हो गए, इनकी वजह से भी पेन कैन बी रेफर्ड टू द एब्डोमेन। इसी प्रकार अगर हम इंट्रा एब्डोमिनल देखेंगे तो इंट्रा एब्डोमिनल के जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल हमारे ऑर्गन्स थे, जिसमें हमने स्पेसिफिकली एक और बार रिवाइज किया था कि उसमें पैनक्रियास आते हैं, किडनी आता है, यूरेटर आता है, ब्लैडर विच इज एम्प्टी आता है ना। तो एनी पेन, एनी कंडीशन दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन टू पैनक्रियास, किडनी, यूरेटर, है ना, ग्रेट वेसल्स, जैसे हमने बोला था एन्यूरिज्म हो सकता है, या फिर पेल्विक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी रेफर्ड पेन टू द एब्डोमेन होता है। सिमिलरली तो हमने देखा कि ये सब रेफर्ड पेन है। जैसे रेफर्ड पेन है वैसा ही दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज रेडिएटेड पेन। अब रेडिएशन क्या होता है? देयर इज टू, हमने दो टर्म बोले ना, रेफर्ड है और रेडिएटेड है। रेफर्ड पेन में क्या हुआ, प्रॉब्लम कहीं और है लेकिन पेन हमें एब्डोमेन में आ रहा है। रेडिएटेड में क्या होगा, पेन तो एब्डोमेन में होगा लेकिन वो किसी और साइड को रेडिएट होगा, दोनों जगह पे हाँ पेशेंट बोलेगा कि दर्द है। जैसे कॉलिसिस्टाइटिस जैसे कंडीशंस में पेन एक तो हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा ही एंड द पेशेंट विल फील द पेन इन द राइट सबस्कैपुलर एरिया। स्प्लीनिक इंजरी जैसे केसेस में स्प्लीन के पोजीशन में भी पेन होगा एंड द पेन रेडिएट्स टू द लेफ्ट शोल्डर। यूरेटर कॉलिक जैसे स्टोन्स वगैरह होते हैं तो वहां पे भी पेन होता है और वो टेस्टिस या फिर लेग, अपर ग्रोइन ऐसे जगहों पे भी पेन थोड़ा रेडिएट होता है। सिमिलरली अगर पैनक्रियास में कोई प्रॉब्लम है तो इट गेट्स रेडिएटेड टू द बैक, है ना। तो अभी हमने देखा रेफर्ड पेन एंड रेडिएटेड पेन। इसका हमने किसके अंदर हमने सीखा, लोकेशन के अंदर सीखा। इससे पहले हमने सीखा था कि ऑनसेट हो गया, लोकेशन हो गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कैरेक्टर ऑफ द पेन। पेशेंट को हमने पूछना है कि किस काइंड ऑफ पेन उसको हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन पीडियाट्रिक केस में बहुत ही डिफिकल्ट एस्पेक्ट है। अगर एक बच्चा अपना पेन नहीं बता पा रहा है ना, तो उसका पेन का जो चीज है उसे हमें मदर से या फिर गार्डियन से हमें इन्फर करना है। लेकिन इफ अ चाइल्ड इज ओल्डर इनफ टू टेल व्हाट काइंड ऑफ पेन इट इज, लेट अस आस्क द पेशेंट इटसेल्फ। तो 3 टाइप ऑफ पेन हम वहां पे डिवाइड कर सकते हैं, क्रैम्पिंग है, एकिंग है या फिर बर्निंग सेंसेशन है। अब क्रैम्प माने क्या होता है? क्रैम्प गर्ल्स को तो ज्यादा मालूम ही होगा कि क्रैम्प क्या होता है। इट्स अ सडन एंड अ शार्प, बहुत ही मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से जो स्पैसम होता है उसकी वजह से जो पेन होता है उसे हम क्रैम्पिंग पेन बोलते हैं। और एकिंग पेन वो होता है जो बहुत ही डल होता है और वो जो पेन जो होता है वो ऐसे बहुत ही डिस्कम्फर्ट जो होता है वो हमेशा ऐसे रहता है, इसे हम एकिंग पेन बोलते हैं। एंड बर्निंग सेंसेशन तो फाइन है, वो तो डिफाइंड है। अब आता है हमारा इन्फेंट या टॉडलर। इसमें हमें पेरेंट्स से पूछना है, इज द डिस्कम्फर्ट कांस्टेंट, इज द डिस्कम्फर्ट
क्रैम्पिंग लाइक या फिर इंटरमिटेंट, है ना, बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है, या बच्चा बिल्कुल ऐसे क्रैम्प करके दिखा रहा है, या फिर वो इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट पेन डॉक्टर्स भी परसीव कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट को देखें, अगर चाइल्ड जो अच्छे से पोजीशन में बैठा हुआ है मदर के लैप में, अगर वो अचानक से अपने पैरों को फ्लेक्स कर कर रो रहा है बहुत जल्दी से, तो दैट मीन्स दैट इज अ इंटरमिटेंट डिस्कम्फर्ट, है ना। तो दैट इज द कैरेक्टर ऑफ पेन। तो हिस्ट्री टेकिंग में हमने देखा ऑनसेट क्या है, लोकेशन क्या है, एंड कैरेक्टर ऑफ द पेन क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड, है ना। तो एक्टिविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है टू अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज। जो भी हमारा डिजीज है वो कितना सिवियर है और वो बच्चे को कितना अफेक्ट कर रहा है, ये हम एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड वाले हिस्ट्री टेकिंग में हमें समझ में आता है। अगर एक बच्चा बहुत ही आराम से सो रहा है और उसे बीच में से पेन होकर वो रो रहा है, ऐसा वाला कंडीशन, दैट मीन्स वो पेन बहुत ही ज्यादा सीवियर है और वहां का अंडरलाइंग कॉज भी सीवियर हो सकता है। अगर एक बच्चे को जो पेन है वो बस स्कूल टाइम में होता है और वीकेंड्स में नहीं होता है, वो जब खेल रहा है तब नहीं होता है, तो दैट मीन्स उसकी सीवियरिटी कम है, मीन्स वो अपने हिसाब से अपनी फेवरेट चीजें कर सकता है। अगर बच्चा अपना फेवरेट एक्टिविटी छोड़ देता है, जैसे वो शाम को खेलने के लिए नहीं जा रहा है, वो टीवी नहीं देखना चाहता, वो फोन नहीं खेलना, तो उसका अगर फेवरेट कोई ऐसा एक्टिविटी है, अगर वो उसको भी त्याग करके आराम से बैठे, मीन्स रेस्ट करने की कोशिश करे, दैट मीन्स द पेन इज सिवियर इनफ टू हैम्पर द एक्टिविटीज। और अगर एक बच्चा बहुत ही ज्यादा केयरफुली अगर वो वॉक कर रहा है ना, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो मूवमेंट के वजह से उसे दर्द हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्यूट एपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट है तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा, आपके ओपीडी में आया तो वो जिस पोजीशन में है वो उस पेन की वजह से उसी पोजीशन में बैठेगा, थोड़ा भी इस साइड उस साइड को होने की कोशिश नहीं करेगा या फिर उस चीज को वो रेसिस्ट करेगा। ऐसे ही अगर वो एक पेशेंट, द पेशेंट हु इज टोसिंग एंड टर्निंग, डिस्कम्फर्ट की वजह से वो यहाँ वहां हो रहा है, तो दैट पेन कैन बी ड्यू टू रीनल स्टोन या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर पैनक्रियाटिस जैसे कंडीशंस में हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस में पेशेंट हमें मोशनलेस मिलेगा, लेकिन रीनल स्टोन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर पैनक्रियाटिस जैसे कंडीशंस में द पेशेंट टोसेस एंड टर्न्स इन डिस्कम्फर्ट। तो इससे ऐसी कंडीशंस में हमें बच्चों को पूछना है कि क्या मूवमेंट की वजह से आपको दर्द ज्यादा हो रहा है, नहीं अगर हो रहा है तो ऐसी वाली कंडीशंस भी है। अदर देन दैट वहां पे कोई पेरिटोनियल इरिटेशन या फिर मस्कुलोस्केलेटल भी कॉज हो सकता है, जैसे रिब फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, रिब्स में कोई प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हुआ है, तो ऑब्वियसली द पेशेंट विल अवॉइड मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने हिस्ट्री टेकिंग में ऑनसेट देखा, फिर हमने देखा लोकेशन, लोकेशन में रेडिएशन के बारे में हमने सीखा, उसके साथ ही हमने देखा कि रेफर्ड पेन के बारे में हमने देखा, इसके साथ ही आता है हमारा एक्टिविटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओनली थिंग जो हमारी हिस्ट्री टेकिंग में होता है वो है एसोसिएटेड जीआई सिम्टम्स, है ना। बच्चों की भूख कैसी है, स्टूल मूवमेंट कैसा है, ये वाली चीजें हम ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो एनोरेक्सिया या फिर नोजिया, इसके बारे में अगर हम पेशेंट से पूछें कि बच्चा अगर आपको, क्या आपको भूख लग रहा है, क्या आपको भूख लगती है, तो 95% ऑफ बच्चे बोलेंगे कि हाँ, है ना। बस पेरेंट्स बोलेंगे नहीं 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 भूख नहीं लगता है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है ना। तो डायरेक्टली हमें बच्चों से नहीं पूछना है कि आर यू फीलिंग हंग्री। इफ आस्कन द चाइल्ड विल श्योरली से यस। सो इसे हमें अवॉइड कर हम पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है। अगर अभी आपको हम एक आइसक्रीम, जैसे अगर आइसक्रीम फेवरेट है तो अभी आपको अगर हम आइसक्रीम देते तो आप खाओगे, अगर वो रसेस वो उसके हिसाब से वो मना कर रहा है तो दैट इज समथिंग अलार्मिंग, है ना। तो हिस्ट्री हमें लेनी है कि रीसेंट फूड इनटेक कैसा है, फूड टेकिंग हैबिट कैसा है ना। लास्ट नॉर्मल मील कब था और कितना खाया, और करंट डिजायर फॉर द फेवरेट फूड, ये वाली चीजें हमें देखनी है एनोरेक्सिया वाले कंडीशंस में। नेक्स्ट मूविंग टू वॉमिटिंग, है ना।
अब वॉमिटिंग यूजुअली क्या होता है, वॉमिटिंग की वजह से किस वजह से होता है, यूजुअली समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, स्टमक, है ना। तो हमारा इन्फ्रेंस वही होता है, नहीं तो वहाँ पे इलियस में कोई प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ऐसी कंडीशंस में वॉमिटिंग होती है। लेकिन उसके अलावा जैसे टेस्टिकुलर टॉर्शन जैसी कंडीशंस हो गई, है ना, जो इंटेस्टाइन रिलेटेड नहीं है, इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर हो गया, फॉन्टेना बल्ज हो गया, है ना, कॉन्शियस ऑल्टर्ड है, ऐसे कोई न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग्स है, तो ऐसी कंडीशन में दिस इज समथिंग एल्स विच इज हैविंग बोथ एब्डोमिनल पेन एज वेल एज वॉमिटिंग। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें पूछना है, वॉमिटिंग पेन के पहले हुआ या आफ्टर हुआ या फिर ड्यूरिंग हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ केसेस में क्या होता है कि पहले वॉमिटिंग होती है फिर पेन होता है, फिर कुछ केसेस में उल्टा होता है। तो पेन बिफोर या फिर ड्यूरिंग वॉमिटिंग, ऐसी कंडीशंस में कुछ ही ऑप्शंस हैं, दैट इज एक्यूट एपेंडिसाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पहले पेन होगा, उसके बाद पेशेंट वॉमिट करेगा। ये सब हमें उन्हीं से मिलेगा जो बहुत ही केयरफुली बच्चे को ऑब्जर्व करता है ना। तो पेन बिफोर और ड्यूरिंग वॉमिटिंग मे बी ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस या फिर एपेंडिसाइटिस। लेकिन अगर पेन आफ्टर वॉमिटिंग है, पहले उसने वॉमिट किया उसके बाद अगर पेन है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फूड पॉइजन जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे कंडीशंस में होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वॉमिटिंग। अब नेक्स्ट चीज है कि कलर ऑफ वॉमिटस क्या है। अगर वो डार्क ग्रीन कलर है तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे इंटेस्टाइनल कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर वो ब्राउन कलर है या फिर उसमें ब्लड जैसा कुछ कंटेंट हमें लग रहा है, तो दैट इज मोस्टली ड्यू टू गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सरेशन की वजह से है। एंड द फोर्स ऑफ वॉमिटिंग, है ना, जैसे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग तो नहीं है, ये वाली चीजें भी हमें थोड़ा सा रूल आउट करना है। तो हो गया हमारा एनोरेक्सिया, नॉजिया, वॉमिटिंग रिलेटेड जीआई सिम्पटम्स। अब तीसरी चीज आती है हमारा डायरिया, है ना, लूज स्टूल्स हो रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम, कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टूल। ऐसी कंडीशंस सच एज इंटेस्टाइनल डिसीजेस ऑफ वायरल, पैरासाइट एंड बैक्टीरियल ओरिजिन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ द स्टूल दैट इज पास्ड इज वेरी लार्ज एंड मोस्ट प्रोबेबली मे बी वाटरी या फिर कंसिस्टेंसी में लूज कंसिस्टेंसी हो सकती है, दैट इज मेनली ड्यू टू द वायरल, पैरासाइटिक या फिर बैक्टीरियल ओरिजिन की वजह से जो भी हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हुई है। लेकिन कुछ कंडीशन सच एज एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हो गया या फिर ओवरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एब्सेस है, ऐसी कंडीशन में भी बच्चों को क्या होगा, डायरिया होगा। लेकिन वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार करेगा, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन है अदर देन द वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक, दैट इज वहां पे एपेंडिसाइटिस या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस या फिर ओवेरियन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही डायरिया कैन ऑकर इन पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बावल, जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, एडहेशंस हो गए, वहां पे भी डायरिया हो सकता है। एंड इन सम केसेस हर्षपंख डिसीज, जहां पे हम कॉन्स्टिपेशन मोस्टली हमें फाइंडिंग मिलती है, लेकिन कुछ हर्षपंख डिसीज में क्या होता है, जो इनोवेशन होती है वो अल्ट्रा शॉर्ट होती है, तो उस टाइम में कॉन्स्टिपेशन के बाद तुरंत ही डायरिया, दैट इज लूज स्टूल्स, मल्टीपल स्टूल्स, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना, ऐसी कंडीशंस भी हर्षपंख डिसीज में हमें मिलता है, तो दैट विल आल्सो कम अंडर द डायरिया सिम्टम ऑफ द जीआई। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और या फिर एक ऐसा सिनेरियो जहां पे द एंटायर कॉलन इज फिल्ड विथ स्टूल, ऐसी कंडीशन में दिस कंडीशन विल मिमिक टोटली एज एपेंडिसाइटिस। हमें लगेगा एपेंडिसाइटिस है, वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, लेकिन वो अगर हम एक बार एक्सरे ले या फिर यूएसजी एनी काइंड ऑफ इमेजिंग देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पूरा कॉलन जो है वो अगर स्टूल से फिल है, तो दिस काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन मिमिक्स लाइक एपेंडिसाइटिस, लेकिन दिस इज नॉट एन एपेंडिसाइटिस। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन में हमें देखना है कि कंसिस्टेंसी कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितना है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेलिंग करें तो दैट विल बी अ गुड थिंग। अब इन केस अगर हमें पता चल रहा है कि वहाँ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पे प्रॉपर क्लीन आउट करने के बाद वी नीड टू मेंटेन द थेरेपी, है ना, उसे मेंटेनेंस थेरेपी में हमें करना है।
तो इतना अभी हमने देखा हिस्ट्री में, ऑनसेट देखा, लोकेशन में रेफर्ड है या फिर रेडिएटेड पेन है, एक्टिविटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, कैरेक्टर ऑफ पेन एंड जीआई सिम्टम्स। अब जीआई सिम्टम्स के बाद नेक्स्ट आता है कि एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या क्या है। अगर पेशेंट को हेडेक हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है ना, तो हमारा और उसके साथ में उसे एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो हमारा थोड़ा सा ध्यान जाएगा कि हाँ इसको हेडेक है या फिर थ्रोट पेन है, तो इट सम काइंड वो इट मूव्स द एग्जामिनर अवे फ्रॉम द एब्डोमेन पेन। तो ऐसी कंडीशन को थोड़ा हमें उस टाइम पे ज्यादा जजमेंटल नहीं होना है, वी नीड टू टेक द एसोसिएशन कम्प्लेक्स जो है उसके बारे में भी हमें थोड़ा हिस्ट्री लेना है। तो देर आर मेनी डिसीजेस, दैट इज मेटाबॉलिक डिसीजेस, हेमाटोलॉजिकल डिसीजेस। मेटाबॉलिक डिसीजेस में जैसे हमारा डायबिटीज मेलिटस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे पैंक्रियाटिस जैसे कंडीशंस की एसोसिएशन की वजह से एब्डोमेन पेन हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल कंडीशंस जहाँ पे पोर्फायरिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ऐसी कंडीशंस में भी द पेशेंट प्रेजेंट्स विद एब्डोमेन पेन। Musculoskeletal pain, any pain या inflammation in the costochondral regions, any trauma, any hernia, psoas muscle में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ एब्सिस है, हेमरेजेस है, उनकी वजह से भी मस्कुलोस्केलेटल पेन की वजह से एसोसिएशन में एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, एक बहुत ही कॉमन चीज जो अभी आ रही है एंड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, इज एब्डोमिनल एपिलेप्सी एंड एब्डोमिनल माइग्रेन। एपिलेप्सी विच इज अ जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक जो एपिलेप्सीज होती हैं, उसके साथ में अगर पेट दर्द हो रहा है तो उसे डायग्नोस किया जाता है एज एन एब्डोमिनल एपिलेप्सी। अ चाइल्ड हु हैड माइग्रेन्स, बहुत टाइम से उसे माइग्रेन हो रहा था और अभी उसका एक नया प्रेजेंटेशन है कि ही इज हैविंग स्टमक पेन, इसको हम डायग्नोस करते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन करके। ये भी बहुत टाइम में मिस आउट हो जाता है। अभी दूसरी चीज है कि ड्रग्स या टॉक्सिन्स, जैसे मशरूम खा लिया या फिर कोई मेटल पॉइजनिंग हो गई, मेनली स्पाइडर बाइट, इन सारी चीजों की वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। एनी इन्फ्लेमेशंस जैसे न्यूमोनिया, फेरेंजाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, फेरेंजाइटिस कंडीशन या फिर न्यूमोनिया जैसे कंडीशंस में द पेशेंट हु इज नॉट एबल टू टॉक, जैसे बच्चे हैं और उनको इन्फेक्शन हो गया है, ईएनटी इन्फेक्शन हो गया है और उनका प्रेजेंटेशन में एब्डोमेन पेन है, तो सिर्फ एब्डोमेन पेन को देखने से कुछ नहीं होने वाला, वी नीड टू रिमूव द कॉज दैट इज फेरेंजाइटिस, बिकॉज उसके वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है इट विल अफेक्ट द मेसेंट्री ऑफ द एब्डोमेन and other systemic illness such as the functional भी हो सकता है, एरोफेजिया ऐसी कंडीशन में भी abdominal pain is associated, है ना। तो हमने देखा ऑनसेट, लोकेशन, एक्टिविटी लेवल, characteristic of the pain, GI symptoms, associated symptoms, and the next main cheese is family history and personal medical history। फैमिली हिस्ट्री में कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर एनीमिया रिलेटेड, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज मेलिटस, एसएलई, ऐसी कोई कंडीशंस तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो वो चांसेस है कि वो बेबी को भी हो, एंड द पेन इज अराइजिंग ड्यू टू कंडीशंस लाइक पैनक्रियाटाइटिस, है ना, कॉलीलिथियासिस, हेपेटाइटिस, हेमोलाइटिक क्राइसिस, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स की वजह से पेन अराइज हो रहा है। पेशेंट इज हैविंग मेडिसिन जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सरेशन हो रहा है तो इट कैन कॉज पेन। ड्रग्स लाइक वैल्पोरिक एसिड कैन कॉज पैनक्रियाटाइटिस। Conditions like inborn error of metabolism can affect pancreas, so pancreatitis is the main cause for the abdominal pain। और HIV जैसी कंडीशन में तो इन्फ्लेमेशन सारे ऑर्गन्स में होते हैं, उनके वजह से हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ पेशेंट इज हैविंग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड न्यूमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड निमोनिया, ऐसी कंडीशंस में मेसेंट्रिक एडेनाइटिस है। और ये एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग होती है जब भी हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो हमें लिम्फेडेनोपैथी मिलती है मेसेंट्री में। सो देयर मस्ट बी हिस्ट्री ऑफ न्यूमोनिया या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो इतना हो गया हमारा हिस्ट्री में हमें जो हमने हिस्ट्री टेकिंग की, इसमें से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ गया है कि ये कितना सीवियर है या नहीं, मींस इसमें सर्जिकल ऑप्शन रिलेवेंट है या नहीं, या फिर हम इसे ओपीडी में मैनेज कर सकते हैं या नहीं। पूरी हिस्ट्री टेकिंग के बाद आता है हमारा जो मेन चीज है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन।
अब फिजिकल एग्जामिनेशन में जो चीज हमें मेनली ध्यान में रखनी है, जैसे हमने पहले बोला था कि हमें हरी अप नहीं करना है। इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर इफ द चाइल्ड इज यंग, सो लेट देम सिट ऑन द मदर्स लैप। अगर वो बड़ा बच्चा है तो उसे हम एग्जामिनेशन टेबल में बिठा सकते हैं। उसकी एक्टिविटी यहाँ पे भी हम थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सिनेरियो देखो, एक बच्चा आया है जो बहुत ही लेथार्जिक है ना, उसमें बिल्कुल जान ही नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे बहुत ही इल फेस्ड है। दूसरा सिनेरियो, अब चाइल्ड हु इज क्राइंग आउट लाउड, वो पूरा ओपीडी में उसका शोर शराबर चल रहा है, एक ऐसा चाइल्ड। तीसरा एक सिनेरियो है कि अ चाइल्ड हु इज नॉट दैट मच नॉइसी, उतना क्राई नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ही सावधानी से बैठ रहा है, सावधानी से अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इन 3 कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट मिलता है, द चाइल्ड हु इज क्राइंग आउट लाउडली, और वो पूरा ओपीडी या फिर आसपास ओपीडी तक उसका अगर साउंड सुनाई दे रहा है, तो ये इतना कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, वो उतना सीरियस नहीं हो सकता एज कंपेयर टू अ चाइल्ड हु इज लेथार्जिक, मे बी बिकॉज द चाइल्ड इज इन शॉक और इन सिवियर पेन एंड इज नॉट एज। और दूसरा सिनेरियो जो है, द चाइल्ड हु इज मूविंग विद ग्रेट केयर, बिकॉज मूवमेंट उसके बॉडी में पेन क्रिएट कर सकता है ना। अभी भी हम बच्चे को हमने टच नहीं किया है, वी विल स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन। हमेशा उसे थोड़ा कंफर्टेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस टॉक अबाउट हिज फ्रेंड्स, उसके फेवरेट फूड या फिर हॉबीज क्या है, ऐसी चीजें थोड़ा सा एक कॉन्वर्सेशन अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बच्चे को एग्जामिन करने जा रहे हैं तो हम बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपको पेन, अगर हम आपको छुएंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। ऐसा वाला चीज क्या है कि इट ब्रिंग्स बैक टू द मेमोरी दैट द पेशेंट हैड अ पेन। तो नेवर से अ स्टेटमेंट दैट इट्स नॉट गोना हर्ट टू अ चाइल्ड। So let's have the conversation with the child and let us examine all other parts of the body other than abdomen. हमें मालूम है कि abdomen छूने पे पेन होने वाला है, तो वो सबसे लीस्ट में रखेंगे। Let us bring एक ट्रस्ट लाएंगे patient and the child, है ना, and doctor and the child. अब एब्डोमेन एग्जामिनेशन में वाइटल्स देखना बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द चाइल्ड इज हैविंग लो ग्रेड फीवर, सो यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ पे अपेंडिसाइटिस हो सकता है या फिर एनी अदर इन्फ्लेमेशन कंडीशंस की वजह से वहां पे लो ग्रेड फीवर हो सकता है, तो टेम्परेचर टेकिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट। हमें कार्डियक मॉनिटरिंग देखनी है। अगर पेशेंट को कार्डियक टैकीकार्डिया हो रहा है तो यहाँ पे फीवर, पेन, शॉक, डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशंस एसोसिएटेड हो सकती है। ऐसे ही ब्रीथिंग का हमें ब्रीथिंग रेट हमें देखना है। उसमें अगर पेशेंट को फीवर है, सेप्सिस है ना, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, इंट्रापल्मोनरी प्रॉब्लम्स हो गया, एज मेंशन बिफोर, शॉक है, या फिर डायबिटीज मेलिटस या फिर टॉक्सिन इंजेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, उसको रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत ही ज्यादा हो सकती है ना। तो वाइटल्स में टेम्परेचर देखना, हार्ट रेट देखना एंड रेस्पिरेटरी रेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ अगर हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं ऑन द चेस्ट, तो अगर वहां पे डिक्रीज्ड ब्रीथिंग या फिर रेल्स सुनाई दे रहा है और वो भी अगर लोअर लंग लोब में है, तो यहाँ पे हमें न्यूमोनिया हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से पेन है, ये हमें पता चल सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइटल्स इन अ कंडीशन ऑफ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं हमारा जो एब्डोमिनल सेशन जो हम करते हैं, है ना। हमने पहले इंस्पेक्शन देखा, हमने एब्डोमेन ड्रेस अनड्रेस किया चाइल्ड को, वहां पे डिस्टेंशन, मास, एनी काइंड ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव मूवमेंट्स, एनी स्कार्स और सर्जिकल इंसिशंस के कोई मार्क्स तो नहीं है, हमने देखा नहीं है या है, उसे नोट आउट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिफोर पैल्पेशन वी नीड टू ऑस्कटेट द एब्डोमेन। हमारे पास अ चाइल्ड ऑलवेज नो दैट अ डॉक्टर इज वन हु वियर्स अ स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप का इंपॉर्टेंस एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में बहुत क्रूशियल है। हम बच्चे को पैल्पेट करने से अच्छा है कि हम पहले उसे ऑस्कल्टेट करें, एब्डोमिन भी ऑस्कल्टेट करें। ऑस्कल्टेट करते करते ही हम उसी स्टेथोस्कोप से अगर हम पेशेंट को पैल्पेशन में अगर हम ऑस्कल्टेशन यूज करें, बिना हाथ यूज करें, अगर हम डायरेक्टली ऑस्कल्टेशन करते करते उसी स्टेथोस्कोप के चेस्ट से अगर हम थोड़ा सा प्रेशर करें, तो हमें
रियल वाला पेन है या नहीं ये हमें पता लगने में बहुत सिंपल है. सो इन अ पीडियाट्रिक केस है ना, जहाँ पे द चाइल्ड इज अ यंगर चाइल्ड, इट इज वेरी गुड टू यूज a stethoscope for palpation other than our hand. तो ऑस्कल्टेशन में हमने पहले एब्डोमेन के साउंड हमने सुने 1 to 2 मिनट्स अगर हम ऑस्कल्टेट करेंगे, वहां पे बहुत ही हाई पिच या फिर बहुत ही रश है, सो दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसेस है वहां पे. अगर हाई पिच के अलावा बहुत ही एक्टिव और लाउड साउंड है तो मे बी वहां पे गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी कंडीशन है. और अगर ऑस्कल्टेट करते हुए वहां पे बिल्कुल भी एब्डोमेन या फिर बाउल साउंड्स नहीं है तो दैट इज टोटली वहां पे डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस जैसे कंडीशंस होने के एक चांस वहां पे है. अब पैल्पेशन में हमने बताया था कि पैल्पेट हमें किससे करना है, स्टेथोस्कोप से करना है. जैसे हमने उसे ऑस्कल्टेट करना शुरू किया तो बेटर है कि हमने चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, एब्डोमेन ऑस्कल्टेट किया, अभी तक वो चाइल्ड बिल्कुल ठीक था. अब अगर वो स्टेथोस्कोप भी अगर हम उसके एब्डोमेन में रखने की कोशिश करें, उससे पहले ही उसका फेस में चेंजेस आ गए हैं ना, दैट मीन्स पेशेंट इज हैविंग सच अ ग्रेट पेन कि वो बहुत ही अलर्ट है, कॉन्शियस है कि हमें ज्यादा पेन और ज्यादा एलर्जिक ना हो. ये चीज के लिए पेशेंट बहुत ज्यादा ही अलर्ट रहेगा और इसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे द पेशेंट इज हैविंग ट्रू टेंडरनेस और नॉट, कि वो फियर की वजह से तो नहीं है, वो ना गार्डिंग करेगा है ना, ना ही वहां पे ज्यादा वो गार्डिंग करेगा. इसके लिए हम किस चीज से, हम एक सिंपल स्टेथोस्कोप से हम पैल्पेट करें तो वेरी इंपॉर्टेंट. इन केस अगर स्टेथ नहीं यूज कर रहे हैं, अगर हम हैंड से पैल्पेट करें तो मैक्सिमम अवॉइड परपेंडिकुलर मेथड. हम ऐसे परपेंडिकुलरली पैल्पेट करने से अच्छा है कि हम पैरेलली एब्डोमेन में हाथ रखकर पैल्पेट करके देखें. इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि हम परपेंडिकुलरली अगर हम करेंगे तो पेन इंक्रीज करने की चांसेस बहुत ज्यादा है. और पैल्पेशन में अगर हम अदर देन एब्डोमेन हम स्पाइन या फिर कोस्टोवर्टेब्रल एंगल भी अगर हम पैल्पेट करें तो वी कैन हैव अदर डायग्नोसिस सच एज रीनल कॉलिक हो गया है या फिर यूरेटर में रीनल स्टोन्स हो गए. सो ये सारी चीजें पैल्पेशन में बोथ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली करना अच्छा रहेगा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पैल्पेशन में है वो है गार्डिंग या फिर रीबाउंड टेंडरनेस. Sorry. So guarding can be voluntary as well as involuntary. Voluntary कब होगा? When the patient is having a fear to the doctor. वो डर रहा है इसलिए वो voluntarily guard करेगा. और वो हमारे palpation करने से पहले ही वो guarding कर रहा है, that means वो voluntary guarding है and उसे हम उतना concern करने का हमें important नहीं है. लेकिन अगर इनवॉलंटरी गार्डिंग कर रहा है, हमारे बिना छुए या फिर हम छुए और वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हम पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी वो इनवॉलंटरी गार्डिंग अगर वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वहां पे कोई पेरिटोनियल इरिटेशन है. मोस्ट प्रोबेबली दिस मैकेनिज्म ऑफ गार्डिंग इज ड्यू टू अ स्पैज्म. वो एक रिफ्लेक्सिव स्पैज्म होता है एब्डोमिनल मसल्स में बिकॉज ऑफ पेरिटोनियल इरिटेशन. दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ गार्डिंग. अब आता है हमारा रिजिडिटी है ना, रीबाउंड में. रीबाउंड में क्या होता है कि वंस वी पैल्पेट द एब्डोमेन और जैसे हम उसे रिलीज करते हैं, जो प्रेशर हमने दिया था उसे हम रिलीज करते हैं, अगर तब पेन हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू अ पेरिटोनियल इरिटेशन. इस चीज को हम थोड़ा रोल आउट करने के लिए वी कैन आस्क द पेशेंट टू जंप और टू कफ. अगर उस टाइम पे भी अगर पेशेंट के फेस में दर्द हो रहा है तो दैट रीबाउंड टेंडरनेस इज ड्यू टू पेरिटोनियल इरिटेशन. अब आता है कि इतना तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि हमने हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपरली कर ली है, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में भी हमने जो भी हमें इंस्पेक्शन करना था, ऑस्कल्टेशन करना था, पैल्पेशन करना था, इतना सब कुछ हो गया. देयर आर फ्यू टेस्ट दैट कैन हेल्प अस टू रूल आउट द विसरल पेन. उसमें से जो मेन चीज है उसे हम कार्नेट टेस्ट बोलते हैं. तो कार्नेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में एग्जामिनेशन टेबल में लेटने के लिए बोलते हैं एंड पेशेंट को गर्दन थोड़ा सा ऊपर करने के लिए बोलेंगे, है ना. हम बोल सकते हैं कि आप जरा उठ के अपना पैर देखने की कोशिश करो, है ना. ओनली द हेड, नेक एंड शोल्डर इज सपोज्ड टू बी रेज्ड. जैसे चिन टू चेस्ट पोजीशन बोलते हैं, वैसे देखने के लिए हम बोलेंगे तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा और
वो एब्डोमिनल पेन वहां पे एलिसिट होगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि नॉर्मली सुपाइन पोजीशन में लेटकर हमें एब्डोमिन में पैल्पेट करें तो पेन की सिवियरिटी क्या है, और उसके बाद पेशेंट को हम चिन टू चेस्ट पोजीशन में करें। उस टाइम पे पैल्पेट करने के टाइम में अगर पेन ज्यादा होता है, दैट मीन्स द पेन इज ड्यू टू एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द एब्डोमिनल मसल्स, है ना। विद इन द विसरल मसल्स में पेन नहीं है, ये हमें समझ में आता है। तो इट कैन बी ड्यू टू एब्डोमिनल मसल प्रॉब्लम, रेक्टस एब्डोमिनल मसल का ही मोस्टली प्रॉब्लम होगा। हेर्निया की वजह से हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे रिब फ्रैक्चर हो गया, इंटरकोस्टल मस्कुलर स्ट्रेन हो गया, या फिर सर्जिकल इंसिशन जो भी था उसकी वजह से वो पेन एलिसिट हो सकता है। अब नेक्स्ट है, तो हमने पहले देखा था कार्नेट साइन, अब आता है हमारा सोएस साइन। सोएस साइन में हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाएंगे और मेनली द सोएस साइन जो है वो अपेंडिक्स या सोएस एब्सिस या फिर पेरिनेफ्रिक एब्सिस को रूल आउट करने के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाएंगे और द डॉक्टर पेशेंट की राइट हैंड साइड में आकर उसका जो राइट लेग है उसे थोड़ा सा बैक को स्ट्रेच करेंगे। जैसे आप इस GIF में देख सकते हैं कि पेशेंट आकर, यानी डॉक्टर ने आकर पेशेंट के हिप को थोड़ा सा स्ट्रेटली इनफ्लेक्स एक्सटेंड करने की कोशिश की है। एलिवेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द लेग अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनर्स हैंड, है ना। हमने कहा फोर्स देना है, थोड़ा सा ग्लूटियस में हल्का सा फोर्स देकर पूरा पैर को हमें पीछे को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। उस टाइम पे इफ द पेन इज देयर इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, इट इज ड्यू टू अपेंडिक्स, सोएस एब्सिस और पेरिनेफ्रिक एब्सिस। तो कार्नेट साइन में हमने देखा कि एब्डोमिनल मसल्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर एब्डोमिनल रिलेटेड अदर देन पेरिटोनियल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है तो वो कार्नेट साइन, अपेंडिक्स, सोएस एब्सिस या फिर पेरिनेफ्रिक एब्सिस के लिए हम लोग सोएस साइन टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आता है हमारा ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन में हम क्या करेंगे, द पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे। पेशेंट का जो थाई है उसे हम राइट एंगल में फ्लेक्स करेंगे और उसको एक्सटर्नली रोटेट करेंगे। हिप रोटेशन में हम एक ऑलवेज देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन द इंटरनल एज वेल एज एन एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक बार इस इमेज में अगर हम देखें तो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है किसको, हिप जॉइंट को। ऐसे करने पे अगर पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अपेंडिसाइटिस, या फिर ऐसे ही करने टाइम में पेन हो रहा है तो वहां पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस या फिर पेल्विक रिलेटेड एब्सेस या मासेस होने के चांसेस हैं। तो हमने देखा कार्नेट साइन देखा, फिर हमने देखा सोएस साइन, एंड दिस इज द ऑब्चुरेटर साइन। दीस आर द 3 टेस्ट पॉसिबली दैट वी कैन डू इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे ओपीडी में जब भी एक बच्चा आता है, हमारा मेन चीज होता है उसकी भूख कैसी है, और दूसरी चीज होती है उसका पैल्पेशन, है ना। बस इतनी ही चीजें हमारी ओपीडी कार्ड में रहती है। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज वो हम पेशेंट को टाइम नहीं दे रहे हैं, ये है इसका मीनिंग। वी नीड टू टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री, वी नीड टू मेक श्योर दैट की the child is having proper physical examinations, है ना। तो इतना हमारा हिस्ट्री टेकिंग हो गया, हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब इन सारी चीजों के बाद हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि रियल कॉज थोड़ा और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेन टेस्ट जो हम कर सकते हैं एज पर जितना हमने उसका हिस्ट्री लिया और जितना हमने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया, इससे हमें ऑलमोस्ट आइडिया हो जाता है कि अब इसमें हमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या लिखनी है। तो पहला इन्वेस्टिगेशन है CBC। CBC में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, हेमाटोक्राइट हो गया, हमारा HB हो गया। इससे हम क्या चीज को असेस कर सकते हैं, ब्लड लॉस है या नहीं। अगर HB या फिर हेमाटोक्राइट इज इन लो बॉर्डर या फिर वो डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे ब्लड लॉस बिकॉज ऑफ अल्सर, IBS, मिकल्स डायवर्टिकुलाइटिस, इरिटेबल बाउल डिसीजेस दैट इज क्रॉन्स डिसीज या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, SLE जैसी कंडीशंस को हम वहां पे सस्पेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन अगर हमने CBC में हमने व्हाइट ब्लड सेल्स देखा, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही ज्यादा है इन केस ऑफ एपेंडिसाइटिस, दैट इज 16,000 से भी ज्यादा है, तो
16,000 to 18,000 तक रेस हो सकता है if the child is having acute appendicitis. उससे भी ज़्यादा है, that means the patient is having intestinal gangrene, perforation, peritonitis हो गया है ना, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी पता चल सकती है। इसके अलावा acute bacterial GI infections है ना, streptococcal infection, pyelonephritis ऐसी कंडीशंस में और वेरी इंपॉर्टेंट निमोनिया जैसे कंडीशन में भी व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज्ड होता है। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ सीबीसी। अब एसोसिएशन में हमें लग रहा है कि पैनक्रियास अफेक्टेड है तो हम वहां पे सेरम इलेक्ट्रोलाइट अमाइलेज लैगपेज कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि लिवर एसोसिएटेड हेपेटाइटिस या फिर कोलेसिस्टाइटिस एसोसिएटेड है, वहां पे हम एलएफटी प्लस जीजीटी कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं वहां पे सीआरटी ईएसआर अगर हम देखेंगे तब भी हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड है तो गामा ग्लूटामाइल टेस्ट अगर हम करेंगे उसको हम एलएफटी के साथ कोरिलेट करेंगे तो विल गेट अ गुड डायग्नोसिस। अब ऐसे ही यूरिन एनालिसिस करने में भी हमें हेल्पफुल हो सकता है। कीटोन्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हाई है तो पेशेंट इज हैविंग डिहाइड्रेशन एंड समवेयर उसी की वजह से एब्डोमिनल पेन हो रहा है। यूरिन में अगर ग्लूकोज और कीटोन्स की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है, उसी की वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है। फीमेल पेशेंट है, पोस्ट प्यूबर्टल एज है तो यूपीटी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू रूल आउट अगर हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ करना है तो बेटर है कि यूपीटी ही करना है और उस चीज को हमें लिखने से हेसिटेशन नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर यूरिन में ब्लड सेल्स मिलते हैं, हेमेचूरिया है ना, तो वहां पे नेफ्रोलिथियासिस जैसे कंडीशंस भी एसोसिएटेड है। तो इतना हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो हमने हिस्ट्री टेकिंग कर लिया, हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, हमने इन्वेस्टिगेशंस में कौन कौन से सीबीसी, सेरम एमिलेज, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हो गया एंड यूरिन एनालिसिस हमने कर लिया है। नेक्स्ट थिंग इज द इमेजिंग इवैल्यूएशन। ये यूजुअली सब लोग एडवाइस करते हैं है ना। इमेजिंग में यूजुअली यूएसडी ही मोस्ट कॉमनली होता है। सो एक्सरे भी एज इम्पॉर्टेंट ही है एज इट इज यूएसडी। तो और हमेशा नेसेसरी नहीं है कि हम रेडियोग्राफिकली ही उस चीज को डायग्नोज करें। अगर हमें 99% अगर हम श्योर हैं कि एग्जामिनेशन हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन हमें कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं तो वहां पे हमें एक रेडियोग्राफी करने की जरूरत नहीं है अगर हम डेफिनेटली इसके बारे में श्योर हैं। तो यहाँ पे हम प्लेन रेडियोग्राफी कर सकते हैं। किडनी यूरेटर ब्लैडर का प्लेन रेडियोग्राफी जिसमें व्यू ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन अगर है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज चेस्ट का लोअर लोब अगर आता है तो हम न्यूमोनिया जैसी कंडीशंस को रूल आउट कर सकते हैं। एब्डोमेन में भी अगर कोई एब्नॉर्मैलिटीज है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, इन्फ्लेमेशंस हैं, ये सारी चीजें भी पता चल सकती हैं। तो हमने बोला चेस्ट में लोअर लोब न्यूमोनिया हो गया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, रीनल, बिलियरी कैल्कुलाई या फिर कैल्सिफाइड फिकुलिथ हो गया, परफोरेशंस हो गया। एक्यूट एपेंडिसाइटिस में देखो तो हमने एपेंडिकोलिथ हमने देखा, वहां पे कैल्सिफाइड एपेंडिसाइटिस में डेपोजिशन है। तो ये सारी चीजें हमें एक्सरेज में फाइंड आउटिंग में मिल सकती है। ऐसे ही अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर हम देखें तो ऑल दी पैथोलॉजीज रिलेटेड टू ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब हमें मिल सकता है। अपेंडिक्स का एनलार्ज्ड या फिर इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कैन बी विजुअलाइज्ड थ्रू यूएसजी। मेसेंट्री लिम्फेडिनोपैथी एक कॉमन फाइंडिंग रहती है। गॉल ब्लैडर का डायलिटेशन या फिर थिकेंड वॉल है तो वो भी दिखाई देता है। पैनक्रियाटाइटिस में एडिमा है या फिर एनलार्जमेंट है वो दिखाई दे सकता है। नेफ्रोमेगाली है ना, इंटरसेप्शन या फिर मिडगट वॉल्वुलस व्हिच इज वेरी कॉमन इन इन्फेंट्स कैन आल्सो बी परसीव्ड थ्रू यूएसजी। तो इतना हो गया हमारा एक एब्डोमेन पेन से पेशेंट आ रहा है तो हमने हिस्ट्री टेकिंग कर ली, हमने उसका प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कर दिया, इन्वेस्टिगेशंस कर लिया, इमेजिंग हो गया। नाउ द नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें नॉर्मली आती है वो ये सब नहीं होता है ना। ये सारे आइटिस वाली कंडीशंस बहुत ही कम आती है। उससे सबसे ज्यादा जो चीज आती है वो है हमारा रेकरेंट एब्डोमिनल पेन। सो रेकरेंट एब्डोमिनल पेन इज नेवर अ डायग्नोसिस। वो एक साइकोलॉजिकली रिलेटेड एक एब्डोमिनल पेन है। एक चाइल्ड हु इज अ टीनेजर या फिर एक 7 years टू टीनेज वाले सारे एज वाले बच्चों को जो रेकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है, इस चीज पे हमें लगता है कि
उस पेन को हमें थोड़ा डिफरेंशिएट करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये वाला पेन अदर दैन इट्स एसोसिएशन विथ आईबीएस या फिर गैस्ट्राइटिस ऐसे अदर एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ इसमें एक कॉमन चीज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। A child who is having a fear, it can be any fear, that is bullying in the school या फिर any competitive scenario in the school या फिर any competitive scenario within his or her peer या फिर घर से स्ट्रेस हो रहा है, any kind of fear is associated with a recurrent abdominal pain। और वो पेन हमें हल्के में नहीं लेना है, हमें लगेगा कि उतना सीवियर नहीं है, लेकिन द पेन इज एज सीवियर एज क्रैम्पिंग सिमिलर टू द आइटिस ऑफ द अदर कंडीशंस ऑफ द एब्डोमिनल पेन। तो ऐसी कंडीशंस में हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है। हिस्ट्री टेकिंग में बेटर है कि हम एक काउंसलिंग सेशन भी उसके साथ इंक्लूड करेंगे, तो वी विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट इन रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। तो इतना हमने देखा। दिस इज टोटली द मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ एन एब्डोमिनल पेन अप्रोच टू पीडियाट्रिक्स। इसमें आयुर्वेदा एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, इसके लिए मैंने हेतल मैम से रिक्वेस्ट किया है कि हम इसका एक कंटिन्यूस सेशन करें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसके साथ वो भी ऐड करना बहुत ही कंजस्टिव हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू। And I'm thankful to the Vishwa Ayurveda Parishad, and more gratefully thankful to Dr. Hetal ma'am for giving me this opportunity. And I truly appreciate Hetal ma'am's constant effort in organizing the weekly classes for the benefit of Ayurveda scholars. Ma'am हर वीक में हर फ्राइडे, एंड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक दिन पहले, एक हफ्ता पहले, ऐसे नहीं होता है। मैम ने ये बात 2 महीने पहले बताई थी, और मेरे साथ में जो भी कोलीग्स हैं उनके जून जुलाई में क्लासेस होने वाली हैं, तो वो मैम इसके लिए बहुत ही एफर्ट देती हैं, एंड सब कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है। सो थैंक यू मैम, एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट योर एफर्ट मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, और जो पीडियाट्रिक के साथ साथ दूसरे पेशेंट्स को भी अच्छी तरह से डायग्नोसिस करने के लिए आपने इतना सुंदर तरीके से इसको इंक्लूड किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्सेलेंट है, बस शब्द खत्म है अब। बहुत ही बढ़िया। मैं शुरुआत की 5-7 स्लाइड के बाद ही लिख दिया था में कि बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन है, और मुझे लगता है कि इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और सही बात है, डॉक्टर उज्ज्वला भी यही कह रही है, नो वर्ड्स, है ना। थैंक यू मैम। सही बात है, बहुत बढ़िया है। और मैं समझती हूँ कि ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, और भगवान करे बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पढ़े और आयुर्वेद की चिकित्सा को भारत में पॉपुलर कराने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं अपने ओर से, वो सारे करें। थैंक यू मैम। इस मंच का उद्देश्य है बहुत सारे अच्छे अच्छे श्रेष्ठ वैद्य निर्माण हो, और भारत के लोगों की पहली चॉइस आयुर्वेद बने। यस मैम, श्योर मैम। मैम नेक्स्ट पार्ट में आई ट्राई माय मैक्सिमम कि जो भी मेरे टीचर्स हैं सबसे एक बार पूछ के बाकी सारी चीजें इंक्लूड कर पाऊँ मैं मैम। जी 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 बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अभी जैसे आपने बताया कि थोड़े लेक्चर्स की समय दिया जा चुका है, तो अगर इन बिटवीन टाइम अगर कुछ ऐसा रहता है ना कि इमरजेंसी हो जाती है कभी किसी स्पीकर की, तो मैं बीच में भी आपको कांटेक्ट कर लूंगी, है ना, अगर ऐसा रहता है। मैम मैं श्योरली प्रिपेयर करूंगी मैम। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और शायद 1-2 क्वेश्चन आए थे, बाकी डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर शशि तिवारी जी, डॉक्टर स्फूर्ति मठाड़, डॉक्टर मुनव्वर शमीम, डॉक्टर दिव्या, और डॉक्टर अनीता, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर अनीता कौशिक, सभी ने अच्छे प्रेजेंटेशन की सराहना की है, साथ में धन्यवाद भी कहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, और मैं कई बार एनकरेज भी
करती हूँ पार्टिसिपेंट्स को कि किसी की प्रेज करने के लिए मैं समझती हूँ कि शेर जैसा दिल चाहिए, है ना? कि और मैं समझती हूँ कि मैं जब आपकी उम्र में थी और तब मुझे कोई वेरी गुड कहता था, तो स्टिल आई रिमेम्बर दैट मोमेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोफेसर प्रोफेसर राधे श्याम जी सर पंचकर्म के एचओडी, और मुझे पता है कि 2010 या 11 में हमारा सर का भी प्रेजेंटेशन था, मेरा भी था, और हाँ, जब भी ma'am. मैं मंच से उतरी तब ऑफलाइन था और सर ने मुझे तुरंत कहा, तो मैं गुरुजी को कभी नहीं भूल सकती कि सर हाँ, जैसे परम विद्वान व्यक्ति ने मुझे कहा, हेतल तुम अच्छा बोली, आगरा of में course. था, है ना? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और स्टिल माय लास्ट ब्रेथ है ना, मुझे वो याद रहेगा। बहुत Of अच्छा course, लगा। ma'am. आप तो है ही, ma'am. और Superb, दूसरों ma'am. को मेहनत करने के लिए भी प्रेरणा मिलती है, ये भी बात हाँ, है। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डॉक्टर लिमाया ने पूछा है, हाउ वी कैन डायग्नोज द हाइपर पेरिस्टालसिस बाय द ऑस्कल्टेशन। मैम हाइपरपेरिस्टालसिस जो कंडीशन होती है, इट इज बेसिकली अ सिम्टम विच कैन बी, जिससे हमें बहुत सारी चीजें इन्फर करनी होती है कि जैसे आईबीडी जैसी कंडीशंस हो गई, आईबीएस वाली कंडीशंस हो गई, या एनी काइंड ऑफ जैसे हर्निया जैसी कंडीशंस होगी। इन सारी कंडीशंस में हाइपरपेरिस्टालसिस एक एसोसिएटेड सिम्टम है, तो उसे हमें रूल आउट करना होगा कि क्या है। जैसे इमेजिंग टेक्निक्स हो गए, या फिर और एसोसिएटेड जो हमने अभी डिस्कस किए थे, इन सबको अगर हम एसोसिएट करके देखेंगे, देन वी कैन कम टू डायग्नोसिस व्हाई दिस हाइपरपेरिस्टालसिस इज occurring. This is as per my knowledge, ma'am. ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और बिल्कुल, मैं जब सभी पार्टिसिपेंट्स को भी पता है कि अ, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भार है कि भाई हमें परतंत्र अवलोकनम एकम शास्त्र मधियानो न विद्या शास्त्र निश्चित, है ना? इस तरीके से सारा ही हमें देखना पड़ता है, और इसके लिए साइमल्टेनियसली हमें दोनों ही विधाएं पता होनी चाहिए, और हम उससे बढ़िया डायग्नोसिस कर सके, Yes, और ma'am. कई बार प्रॉपर समय पे रेफरल भी हो सके, है ना? यस मैम। तो इस तरीके से वो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है मैम, वही है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि इन केस अब हमारे पास आया और हम उसे प्रॉपरली रेफर नहीं कर पाए, जी तो वो हमारे साइड से एक इलीगल चीज हुई मैम। जी 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 बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब ऑफलाइन लेक्चर 250 लेक्चर लगभग ऑफलाइन चले, तब डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रूप विकृति विज्ञान इन एनआईए जयपुर, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से कुछ सीएनएस के केसेस को प्रॉपर रेफरल होने से वो कितनी अच्छी कंडीशन में आज जी रहे हैं, ऐसी बातें बताई थी। उन दिनों में थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना वो भी 250 लेक्चर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, है ना? तो सभी पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद, और आज के स्पीकर का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से, और जो मैं सोच रही हूँ कि आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने, और इसके लिए ये एक बहुत अच्छा मुकाम रहेगा इस लेक्चर का, और बहुत सारे लोगों को उपयोगी होगा। तो आज के स्पीकर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे रिक्वेस्ट करने पे, निमंत्रण देने पर यहाँ पधारे, और आपने बहुत अच्छा ज्ञान यज्ञ में आपने नॉलेज हम सभी को दिया। डॉक्टर सुधा, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अनम्यूट करके पूछ सकती यस हूँ। मैम। यस जी हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी मैम, नमस्ते। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन पुट करना था मैंने। हाँ गर्ल्स में रेकरेंट यूटीआई होती है, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? मैम, पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ट्रीटमेंट वाली चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम तक थोड़ा बताऊं, लेकिन फिर भी मैम, रिकरेंट यूटीआई कंडीशंस में एक मेन चीज है कि वहाँ अगर इम्यूनिटी एसोसिएटेड है, पीडियाट्रिक केसेस में इम्यूनिटी अगर लो है, तो ऐसी केसेस में और हाइजीन मेंटेन ना करने का एक मेन जो लाइन होता है, इस चीज को हम थोड़ा देख लें। और उसके बाद जैसे हमारे योग हैं, जैसे तृणपंचमूला जैसे कंडीशंस, जो मेडिसिन होती हैं,
ये हम कंटिन्यूसली फांटा प्रिपरेशन में अगर दें, हम पेशेंट को बोले कि रेगुलरली वो कंटिन्यूसली ये पिए, या फिर द्राक्षादि कषाय हो गया, ऐसी दवाइयां हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। जैसे यूटीआई वाली कंडीशंस मेनली गर्मियों में ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा पित्त शामक ही रहेगा, एंड उसके साथ में भी वो थोड़ा शूल भी उसका थोड़ा कम ही रहेगा। और Chandraprabha as we all know, is very effective to cure UTI. लेकिन रेगुलर यूज में अगर हम द्राक्षादि तृणमंजनमूला इसका फांटा प्रिपरेशन या फिर वही पानी में उबाल के पीने के लिए अगर हम एडवाइस करें तो वो बहुत इफेक्टिव रहता है। बिल्कुल सही बात मेरा knowledge है मैम, मीन्स मेरा भी पीजी कंप्लीट हुआ, देन पीएचडी चल रहा था, यहाँ आ गए तो आई एम स्टिल स्टूडेंट ही हूँ अभी भी। एनआईए पंचकुला का सिलेक्शन गलत कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया हाँ मैम, है ना। मुझे तो वही है कि हम 26 साल हो गए, मगर आपका आंसर बिल्कुल सही है। और मैं सभी लेक्चर्स में बहुत बार बीच में कहती हूँ कि सभी से नम्र निवेदन है कि निदान परिवर्जन को लोगों में उठाइए, है ना। Yes, मैंने ma'am. एक शब्द अभी कहने शुरू किए हैं, शायद आपको अच्छा लगे, आप अपनी ओपीडी में बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं, तो सभी पार्टिसिपेंट्स को भी शायद उपयोगी हो। कि देखो, एक डॉक्टर दवाई शुरू करवाता है और आपका रोग ठीक हो जाता है, वो छोटा डॉक्टर है। जो डॉक्टर दवाई बंद करवा देता है वो बड़ा डॉक्टर है, और आयुर्वेद बंद करवा सकता है ना। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि हम बड़े डॉक्टर हैं, मगर मेरी साइंस दी ग्रेट दी बेस्ट है। अनेक ऋषि मुनियों का रज तम मुक्त करके उन्होंने लिखी हुई है, तो मेरा साइंस कर सकता है दवाइयां बंद, है ना। तो आप निदान परिवर्जन पे प्लीज ध्यान दीजिए, जिसके कारण हम आयुर्वेद की इमेज लोगों में उठा सके। Yes, और ये ma'am. सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट है। मेरे पास बहुत सारे आज 26 साल में ऐसे केसेस है कि जहां नो डाउट हम प्लेसिबो ट्रीटमेंट का वो करते ही है ना, कि हमने ऐसे देखा, और ये निदान परिवर्जन के माध्यम से वो रोग फिर से पुनर्भव भी नहीं होता, फिर से उत्पादन भी नहीं होता, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि हम पेशेंट को इस तरीके से आयुर्वेद के प्रति अनुराग करवा सकते हैं। तो बेटा पुनश्च बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत सारा धन्यवाद। और सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र बोलती हूँ, आप ये म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। Yes, ma'am. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। अगले शुक्रवार को 450वां लेक्चर है। हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, और अनवरत ये 9वां साल हम आज मना रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर अपर्णा जैसे स्पीकर्स, और डॉक्टर अपर्णा जी का भी बहुत ज़्यादा समर्पित भाव से ज्ञान यज्ञ में आहुति हमें 449 लेक्चर तक ले आई है, और अगले मुकाम में हम 450वें लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.